अब आपको बीजेपी की उस रणनीति के बारे में बताते हैं जिसमें जातिगत जनगणना का जवाब छिपा है, और इस रणनीति का नाम है बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनाव में जब जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू वोटर्स अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए, तब इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के कारण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, तो बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया। नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी नारे के कारण हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। इस नारे ने भी बीजेपी का काफी फायदा किया। इस बार हरियाणा में जाट और गैर जाट वोटों की लड़ाई में बीजेपी को गैर जाट वोटर्स के सबसे ज्यादा वोट मिले, और इनमें भी दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। हरियाणा में एक तरफ 25% जाट और 7% मुस्लिम थे, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये तो सारे के सारे हमारी तरफ हैं, और दूसरी तरफ 8% पंजाबी, 21% दलित और 39% ओबीसी थे। और बीजेपी ने इन्हीं 68% गैर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की, जिसके कारण उसे हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिल गया। जाटों का जो मजबूत इलाका है, जाटों के इलाके में जिन 36 में से 16 सीटों पर बीजेपी जीती है, अगर उन सीटों पर कांग्रेस जाट समुदाय के साथ गैर जाट वोटर्स को जातियों में बांटने में कामयाब हो जाती, तो हरियाणा के ये नतीजे भी बदल सकते थे और बीजेपी इन चुनावों में हार सकती थी। असल में कांग्रेस ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना सारा फोकस जाट वोटर्स पर लगा दिया। उन्होंने सारा जोर इस बात पर लगा दिया कि हरियाणा के सारे जाट उन्हें वोट दे दें, मुसलमान उनके साथ हैं ही, और दलित भी उनके साथ आ जाएंगे, और इस तरीके से कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। और यही उनकी गलती थी। उन्होंने जाटों के अलावा जो बाकी समुदाय थे और जो ओबीसी वर्ग था, उसे साधने की कोशिश नहीं की, और हुआ ये कि जाटों ने भी 100% उनका साथ नहीं दिया। जाट भी बट गए और गैर जाट जो जातियां थीं वो उनके साथ आई नहीं। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति से गैर जाट वोटर्स को एकजुट कर लिया, और गैर जाट वोटर्स में दलितों और पिछड़ों के वोट से वो पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आ गई। गैर जाट वोटर्स इसलिए भी बीजेपी के साथ हैं क्योंकि पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने एक बहुत साफ सुथरी सरकार लगभग 10 साल तक हरियाणा में चलाई। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं, और उन्होंने एक अच्छी सरकार चलाई। उसके बाद बीजेपी ने सैनी समुदाय से अगला मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी गैर जाट समुदाय था। और इसीलिए शुरू से ही बीजेपी की जो रणनीति थी वो ये थी कि गैर जाट समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाओ और उन्हें अपनी तरफ कर लो। और हाल ही में जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में कहा था कि अगर हिंदू बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक बार देख लीजिए। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की यह महफिल हरियाणा में सजने नहीं दी। अब आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत भी सकती थी। हरियाणा की 90 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने 5000 या उससे भी कम वोटों से चुनाव जीता है, और इनमें उचाना कला की सीट से कांग्रेस के नेता, बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से चुनाव हारे हैं, जबकि इसी सीट पर आम आदमी पार्टी को लगभग 2500 और नोटा को भी 187 वोट मिले। अगर कांग्रेस इन 10 सीटों पर थोड़ी और मेहनत कर लेती और ये सीटें बीजेपी से जीत जाती, तो आज बीजेपी के पास 48 नहीं बल्कि 38 सीटें होती, और कांग्रेस के पास 37 नहीं बल्कि 47 सीटें होती, और वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन बीच में खड़ा था। लेकिन
बीजेपी ने वोटों की इस लीकेज का फायदा उठाकर 5,000 या उससे भी कम वोटों के अंतर से ये 10 सीटें मैं कहूंगा कि कांग्रेस की झोली में से निकाल ली और अब वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी की फिर वहां सरकार बन रही है। कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। तो बड़ी बात आप ये समझिए कि इन चुनावों से लगभग 1 महीने पहले की स्थिति अगर आप देखें तो स्थिति ये थी कि हरियाणा में वाकई कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही थी और हरियाणा में बीजेपी ने यह सोचा कि ये जो 10 सीटें कम से कम हमें कांग्रेस से छीनकर अपनी झोली में डालनी है। और बीजेपी की पूरी रणनीति ऐसी थी कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियों को उतारा ताकि वो वोट काट सके। और उसके अलावा बीजेपी ने अपने ही समर्थन वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतार दिया। इसलिए बीजेपी की कोशिश यह थी कि यह सीधी टक्कर ना हो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बल्कि इस टक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएं और वो सारे वोटों को काट दें। और उसका कारण यह हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हरियाणा में बीजेपी ने कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने जीती हैं। ये वो सीटें थीं जो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसी शतरंज की चाल चली, ऐसे ऐसे लोगों को, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, क्षेत्रीय दलों के नेताओं को बैठाया कि उन्होंने सारे वोट काट दिए और बीजेपी इन सीटों को जीत गई। बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स और देखिए। पहला, बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उसने इस बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान और ग्राम पंचायतों को लेकर बड़े बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री आवास को भी आम लोगों के लिए, शिकायतों के लिए उन्होंने खोल दिया। यानी अगर आप देखें तो ये जो चुनाव लड़ा गया है, वोकल फॉर लोकल का जो फ्लेवर होता है उस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। इस बार बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं लेकर आई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं लेकर आई, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं लेकर आई, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं लेकर आई, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने पूरी की पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट किया। दूसरा, इस बार आरएसएस ने बीजेपी का पूर्ण सहयोग किया और उसके लिए ग्रामीण इलाकों में बहुत मेहनत की। आरएसएस के बारे में लोग कह रहे थे कि आरएसएस ने उतने ही मन लगाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ शायद ना दिया हो, लेकिन हरियाणा में आरएसएस का भरपूर फायदा बीजेपी को मिला। पहले अनुमान था कि ग्रामीण इलाकों की 61 में से 45 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी और 10 सीटें बीजेपी जीतती, लेकिन आरएसएस की मदद से बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में 29 सीटें जीत ली और कांग्रेस को भी इतनी ही सीटों पर जीत मिली। तीसरा, विपक्षी दलों के बिखराव से भी बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 6% वोट मिल गए, निर्दलीय उम्मीदवारों को 11% वोट मिल गए, आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट मिल गए और जननायक जनता पार्टी को भी लगभग 1% वोट मिले। तो सोचिए कितने सारे प्लेयर्स आ गए और मिलकर इन्होंने लगभग आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास वोट काट लिया। और विपक्षी दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से ही बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। चौथा, कांग्रेस के अति आत्मविश्वास से भी बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। पांचवां, हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी को फायदा हुआ और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो मतभेद थे, जो सार्वजनिक हो गए थे, उससे कांग्रेस कई सीटों पर कमजोर पड़ गई। छठा, कांग्रेस ने गैर जाट वोटर्स में 21% दलित वोटर्स को साधने के लिए ज्यादा मेहनत की, जिससे 21% में से 14% दलितों के वोट बीजेपी के पास चले गए। इन नतीजों के बाद आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने की बात सही थी या मनोहर लाल खट्टर को अपने खिलाफ एक फेक नैरेटिव की कीमत चुकानी पड़ी?
आज मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसमें मनोहर लाल खट्टर खुद आज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जलेबी खा रहे हैं। इस मामले में दो पहलू नजर आते हैं, जिनमें पहला पहलू यह हो सकता है कि गुजरात की तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को बदलने से बीजेपी जीत गई। लेकिन दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ शायद कोई नाराजगी थी ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर के लिए हरियाणा में एक डायलॉग कहा जाता है, बिना खर्ची बिना पर्ची, जिसका मतलब यह है कि खट्टर की सरकार में रिश्वत देकर पर्ची से काम नहीं होता था। और यह बात लोगों को बड़ी पसंद आई। यह बात मनोहर लाल खट्टर की जो ईमानदारी है वो लोगों को बड़ी पसंद आई। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा और उनकी छवि आज तक पूरी तरह बेदाग रही। और इस बात को अब शायद बीजेपी समझ रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। तो आज एक बड़ा आत्ममंथन करने की बात यह भी है कि क्या वाकई मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी लहर थी कि उन्हें बीच में हटा दिया गया। और आज बीजेपी को यह बात समझ में आई होगी कि मनोहर लाल खट्टर ने असल में बीजेपी की बड़ी मदद की और 10 साल जो उन्होंने शानदार काम किया, शायद उसकी वजह से भी आज बीजेपी को यह चुनाव जीतने में काफी आसानी रही होगी। आज आम आदमी पार्टी की बात करना भी बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि हरियाणा में इस बार कोई भी पार्टी उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी इस बार। लेकिन नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा में जिन 90 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, आप आंकड़े देख लीजिए, 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, 88 में से 87 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 88 में से 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की सीमा पंजाब और दिल्ली से लगती है और इन दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में 1.79% वोट मिले हैं और यह हरियाणा में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिले 1.82% वोटों से जरा सा कम है। इससे यह पता चलता है कि चुनावों में हार और जीत को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनका सच्चाई से असल में कोई संबंध नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी हरियाणा में अपनी पार्टी को एक भी सीट जिता नहीं पाए और एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लगभग 15% वोट मिले थे और उनकी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को सिर्फ 0.9% वोट मिले और खुद दुष्यंत चौटाला भी चुनाव में बुरी तरीके से हार गए और वो अपने चुनाव में भी 5वें स्थान पर आए हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि सिर्फ एक राजनीतिक खानदान से आना, किसी का बेटा होना, किसी का पोता होना और उसके बाद अच्छा प्रदर्शन न करना, जनता ये सब चीजें देखती है, नोट करती रहती है और चुनावों में बाद में नेताओं को उनका रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में ऐसे पकड़ा देती है। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव जीत गई हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर बहुत कम है, सिर्फ 6000 वोटों से वो जीती हैं, जिससे यह पता चलता है कि विनेश फोगाट के लिए यह चुनाव बहुत मुश्किल था और वो शुरुआत के सभी राउंड्स में आज पीछे चल रही थी। लेकिन हमें खुशी है कि विनेश फोगाट ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने से चूकने के बाद आज चुनाव जीतने से नहीं चूकी और अब वो एक विधायक बन गई। किस्मत का खेल देखिए, थोड़े दिन पहले तक विनेश फोगाट खुद कितनी निराश थी, देश भर में लोग कितने निराश हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से ओलंपिक का मेडल चला गया था, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आज वो विधानसभा का चुनाव जीत गई हैं। ये सीखने वाली बात है